पानी ली और चाय। अच्छा। हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 साथी एक रक्षक बैच जो कि यूपी जी के हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी ये सब्जेक्ट क्या है, सभी की सभी सब्जेक्ट आप सभी की समझ में भी आ रहे होंगे। तो जोरदार तरीके से एक बार सभी के सभी यहां पर जुड़ जाएंगे। मनीष यादव जी, विकास पाल जी, पलक शिवावी, काजल सैनी, विकास कुशवाहा जी, प्रदीप जी और प्रतिमा है, प्रतिमा ही दिखे हैं, वो तो चले गए, ठीक है। और जितेंद्र राजपूत जी, सौरभ सिंह, तो सभी मेरे साथी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं और जो ना जुड़े हैं तो वो एक बार जल्दी से जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा और साथ ही उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो है हम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की संस्कृति मतलब संस्कृति जो है ना, ये संस्कृत भाषा के एक क्र धातु से बना होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। संस्कृति की बात करें जो हमारी प्राचीन काल से जुड़ी हुई वेशभूषा, हमारी बोलचाल, हमारे स्थापत्य कला की वो स्रोत, तो जो कि हमारी संस्कृति धरोहर स्थलम बोल भी जाते हैं ना, कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। वो त्योहार, वो मेले, ये सभी के सभी किसमें संस्कृति, वो नाच गायन। और देखूं तो भैया जी आज पहले ढोला रसिया वगैरह, स्वांग वगैरह, भरतरी, ये सारी चीजें हुआ करती थी। कठपुतली लोक नृत्य जो है एक देखे, कठपुतली, हाँ सर, ये सारी चीजें आज विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो वो ही हमारी संस्कृति के अंदर आती हैं। और संस्कृति में देखें तो मंदिर हो गए, सारी चीजें तो आप करेंगे एक बार मेरे साथी सभी यहां पर जुड़ते हुए। सर कितने बड़ा चैप्टर है, अभी कब तक चलेगा भैया? हो तो गया, एजुकेशन हो गया, अब चलेगा संस्कृति, ठीक हो? ठीक है जी, हाँ। चलो अब इसी के साथ बढ़ेंगे। तो अब आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कमेंट्स पर कम फोकस करें और जो मैं क्वेश्चनों को कराता चलूं तो उन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि ये कमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा और अपने मुख के द्वारा बोलूंगा। आगे बात समझ में? चलो अब दूसरी बात, आप कितने भी जो है करते रहना, बेफजूल की कमेंट्स ही कर रहे हैं आप, ठीक है ना, कसम से ये और वो, ठीक है। चलो तो चलते हैं भैया जी, आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व। हाँ सर, कौन सी प्रदेश की बात आई तो मेरे साथी आप लिख देना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश मीन्स क्या? सांस्कृतिक तत्व। ये क्वेश्चन अपने में बहुत ईमानदार होने वाले हैं। तो पहले हम उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्वों की बात करेंगे, कल्चरल एलिमेंट्स, इन्हें हम देखेंगे भैया जी। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व आप एक हेडिंग डालेंगे और लिख भी देना उत्तर प्रदेश। हाँ सर, कौन से प्रदेश की बात? तो उत्तर प्रदेश कल्चरल, ठीक है ना, किसकी बात आ गई तो भैया जी कल्चरल की बात आई, कल्चरल एलिमेंट्स। चलो अब ये आप सभी हेडिंग डालेंगे बढ़िया तरीके से। और इसमें भी जो है ना, हम सबसे पहले कर पा रहे होंगे सर जी, सबसे पहले करेंगे भैया स्थापत्य कला। कौन सी कला की बात आ जाती है? आर्किटेक्चर। तो आप एक हेडिंग बताएंगे सर जी, स्थापत्य कला।
एक हेडिंग आप सभी को डाल देना है, स्थापत्य कला। और यहीं से मेरे साथी ये अपनी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला की बात होगी तो आर्के मतलब कि आर्किटेक्चर की बात है सर, ठीक है, आर्किटेक्चर। चलो, अब स्थापत्य कला की बात आती। स्थापत्य कला में क्या होंगे, आपकी मंदिर, आपकी मस्जिद वगैरह, वो प्राचीन इमारतें, वो प्राचीन स्तूप, हाँ सर, वो प्राचीन बौद्ध विहार, या वो मध्यकालीन जो मंदिर हो, या मैं बात करूं आपकी मस्जिद वगैरह हो, या इमारतें हो, या आधुनिक की बात होगी। स्थापत्य कला सर जी, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक प्राचीन, एक मध्य है, और एक आपकी हो जाएगी आधुनिक। तो आज पहले तो हम प्राचीन की बात करेंगे। और प्राचीन में उत्तर प्रदेश में प्राचीन स्थापत्य कला के सबसे ज्यादा जो अवशेष वो साथी मौर्य कालीन के हैं। और मौर्य काल में जो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो चुनार से, मिर्जापुर से लाया जाता था, वो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभों की बात होगी। वो गुप्तकालीन, हाँ सर, मंदिर जो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, और मैं बात करूं साथी और कहोम का मंदिर, भीतरगाम का मंदिर, इन सभी के विषय में हम पढ़ते चलेंगे। और इसी के साथ मेरे साथी मैं अपने इस सेशन को कर पाऊंगा स्टार्ट। और चलते हैं भैया जी, स्थापत्य कला आर्किटेक्चर। हाँ सर, पहला पॉइंट तो आप लिखेंगे जो है प्रदेश की स्थापत्य कला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भैया किसकी बात, तो प्रदेश की स्थापत्य कला को 3 भागों में, कितने भागों की बात, 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से होंगे, तो आप 1, 2 और 3 इस तरीके से। एक तो मेरे साथी प्राचीन कला या प्राचीन काल की बात होगी, प्राचीन काल, एंशियंट, आप आर्ट की बात करेंगे। एक मध्य कला साथी, जो मध्य कालीन भारत में मेडिवल आर्ट होगी। और एक आधुनिक मॉडर्न कला। इन 3 पार्टों में हमने विभक्त किया है सर। और हम पढ़ेंगे पहले तो प्राचीन कला को, फिर मध्य कला, और फिर आधुनिक कला। और एक एक पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। और इसी के साथ मेरे साथी सर पिछले वाला याद नहीं हो रहा, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे चलेंगे साथी, आप एक हेडिंग डालेंगे, एंशिएंट आर्ट की बात होगी। तो पहले आप एक हेडिंग डाल देना, प्राचीन कला। और प्राचीन कला में हम देखें तो साथी एंशिएंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एंशिएंट, हाँ सर जी, आर्ट। इस तरीके से आप एक हेडिंग डालेंगे, एंशिएंट आर्ट। प्राचीन कला की बात आती साथी, उत्तर प्रदेश में प्राचीन कला के या प्राचीन काल के स्थापत्य जो कला है का जो सर्वाधिक अवशेष हैं वो मौर्य काल में मिले हैं। ठीक है, प्राचीन कला में आप लिख देना सर जी सर्वाधिक अवशेष, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से अवशेष की बात, तो यहां पर आप लिखेंगे सर्वाधिक अवशेष। और ये सबसे ज्यादा जो अवशेष हैं ये सर मौर्य कालीन है। पहली बात, इससे पहले हम देखें भैया जी कौन से होंगे, तो मौर्य कालीन होंगे। इससे पहले की यदि मैं बात कर पाऊं, आपके शुंग वंश, ये जितने भर भी वंश आए, इनसे पहले नंद वंश वगैरह, उनका कोई भी ऐसा उत्तर प्रदेश में इमारत बोलूं या मैं भैया जी स्तूप बोलूं या मंदिर बोलूं जो कि उन्होंने यहां पर कंस्ट्रक्शन करवाया हो। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल के स्थापत्य कला के सर्वाधिक अवशेष कहां से, मौर्य कालीन से हमें मिले हैं। भैया जी कौन से काल की बात, मौर्य कालीन से मिले हैं। और अब एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होगा,
ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मौर्य मौर्य कालीन स्थापत्य कला में चुनार के बलुआ पत्थर, अभी मैं बताऊंगा भी चुनार पड़ता है मिर्जापुर में। तो मौर्य कालीन स्थापत्य कला में ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आप सभी को कर देना है। मौर्य कालीन स्थापत्य कला में कौन सी कला की बात मेरे साथी? स्थापत्य कला में, मौर्य कालीन स्थापत्य कला में चुनार के, अब ये चुनार जो पड़ता है, चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, पत्थर का प्रयोग। अब ये तो हमारा स्टार्टिंग का था। अब चलेंगे भैया जी, प्रयोग हुआ, ये पॉइंट आप लिख देना। अब ये जो चुनार है ना, ये चुनार कहां पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में है। ये उत्तर प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो आप यहां लिख देना सर जी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में चुनार। तो जैसे कि मैं बात करूं अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ, उन स्तंभों की कंस्ट्रक्शन के लिए कहां से पत्थर लाया जाता था? चुनार। और सर जी चुनार, ठीक है ना, एक जगह है सर, हाँ चुनार एक जगह पड़ती है जो कि मेरे साथी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में है। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट आप सभी को नोट कर देना है। और चलते हैं मेरे साथी, एक चीज लिखेंगे, सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ आपको मैं दिखाऊंगा। एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड रुकेंगे बस भैया जी, कहां चले गए? एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो जी, सारनाथ सिंह स्तंभ की बात थी तो हाँ आवाज ना आ रही होगी, मैंने आवाज बंद कर ली है, एक सेकंड रुकेंगे। अब इतने एक हेडिंग डालेंगे, सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ। चलो भाई, तो आप एक हेडिंग डालेंगे, बताए नहीं, कल बहुत पूछे थे सर, इलाहाबाद वाला बताए, पूछे थे सर। अरे इलाहाबाद वाला क्या बताऊं, इलाहाबाद वाला बताइए सर। ठीक है, इलाहाबाद वाला क्या है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भैया, इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद वाला बताए नहीं, कल बहुत पूछे इलाहाबाद, इतना ध्यान भी ना रह पाता। चलो अच्छा, मौर्य कालीन बढ़िया आ जाएगी, ठीक है, एक सेकंड रुक जाएंगे, वो गलती से हो गया, ठीक है, उसे भी कर देना। अब एक हेडिंग और डालेंगे सर जी, सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ की बात है। बस एक सेकंड रुकेंगे, वो जो है चित्र जो था ना जिसमें मैं समझाऊंगा ही, वो रह गया बस। चलो भाई ठीक है, अब एक सेकंड देखेंगे यहां पर हम, ये आपका आ गया सारनाथ सिंह स्तंभ, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा है। तो आप एक हेडिंग डालेंगे, सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ। सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ, ये आपको एक हेडिंग डाल देनी है। अब आप देखेंगे ये जो सारनाथ है ना, इस पर चार शेर पीठ सटाए हुए एक पीछे भी है।
पीठ सटाए हुए मेरे साथी ये इस तरीके से बैठे हैं, जो कि आप सभी को दिखाई भी पड़ रहा होगा। जो सम्राट की चारों दिशाओं में मतलब कि विजय की घोषणा कर रहे हैं। ये सम्राट की चारों दिशाओं में, एक पीछे है, चार सिंह बैठे मतलब शेर बैठे हैं, जो सम्राट की चारों दिशाओं में धर्म विजय की घोषणा कर रहे हैं। पहली बात सर, इसकी अवस्थिति, हाँ भैया जी, ये आप सारनाथ लिखा ही हुआ है, लेकिन सारनाथ पड़ता कहां पर है? वाराणसी में। तो आप एकदम करेक्ट करेंगे सर जी, ये सिंह स्तंभ सारनाथ, और सारनाथ कहां भैया जी? वाराणसी में। एकदम राइट कर देना, पहली बात ये। दूसरी बात सर जी, इसके कंस्ट्रक्शन की बात आई। यदि मैं इस सारनाथ सिंह स्तंभ का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाया, निर्माण की बात आती है, तो आप लिखेंगे सम्राट अशोक ने। क्या करेंगे तो भैया जी आप करेक्ट तरीके से लिख देना सम्राट अशोक। आगे बात समझ में सभी के, सम्राट अशोक ने, हाँ सर जी, इस सारनाथ सिंह स्तंभ का शीर्ष स्तंभ का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, चलो अब दूसरी बात क्या होगी साथी, ये जो सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ है, ये बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन का स्मारक है। ये क्या है ये, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश, जो गौतम बुद्ध जी, हाँ सर, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश यही तो दिया था। और प्रथम उपदेश मीन्स आप इसे क्या बोलते थे? धर्म चक्र प्रवर्तन का। मेरे साथी कौन से? धर्म चक्र प्रवर्तन का स्मारक। क्योंकि पहला जो स्मारक है, पहले आप इसे लिखो, पहला जो आपका, हाँ सर जी, जो पहले जो उपदेश की बात है जो कि गौतम बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, उसे साथी धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। और ये धर्म चक्र प्रवर्तन जो पहला जो उपदेश था उसी का स्मारक था। ठीक है, उसी का क्या था मेरे साथी? उसी का स्मारक था। आगे बात सुन में, अब देखो तो भैया जी इसमें 4 सिंह हो गए, एक तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इसके पीछे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ में शेरों की संख्या कितनी है? तो भैया जी 4 शेर होंगे। आप बताएंगे कितने? 4 शेर होंगे, और ये चारों के चारों शेर सम्राट की चारों दिशाओं में धर्म विजय की घोषणा कर रहे हैं। सम्राट की चारों दिशाओं में धर्म विजय की घोषणा कर रहे हैं कि कौन सा सम्राट? अशोक। और इसमें पशु, मेरे साथी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो बताओगे पशु भी 4 होंगे। और सर पशु हमें तो ना दिखाई पड़ रहे, कहां 4? तो एक तो ये रहा घोड़ा, एक मेरे साथी ये रहा हाथी, और एक जो है एक इसके आगे को होगा वृषभ, और एक सिंह है ही। तो आप करेंगे घोड़ा, हाँ सर जी, एक क्या हो गया? हाथी, और एक आपका हो गया वृषभ मीन्स बैल, और साथी और शेर। ये 4 पशु होंगे। ये भी क्वेश्चन आप सभी को बता देना है कि सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, पशु नहीं है? तो वहां ऊंट आ जाता है, तो ऊंट नहीं है। बाकी तो मेरे साथी 4 हैं। 4 कौन कौन से? घोड़ा, हाथी, बैल और शेर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बात समझ में ना, और ये आता है सर क्वेश्चन, और आप मैं, ठीक है ना, आज तो क्वेश्चन मैंने इस मारे ना लिए कि भैया जी क्योंकि कम ही सिलेबस होगा, और कल जो होंगे ना इसके क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे और आप करेंगे भी। ठीक है, तो घोड़ा, हाथी, वृषभ मतलब कि बैल, और जी की क्या होगा सर जी? शेर। ये चार क्या हैं सर? तो आप बता देना सर, पशु हैं, एनिमल हैं। अब आगे एक चीज और, स्तंभ के नीचे हम देखें ना, ये जो अरे
ये जो स्तंभ है सर, इस स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो आप यहां पॉइंट लिखेंगे एकदम राइट तरीके से भैया जी। स्तंभ के नीचे, स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते, हाँ सर, कौन सा? सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है। और ये जो सत्यमेव जयते जो शब्द है और भैया जी ये लिखा हुआ है जो कि हमारा आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। और साथ ही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या होगा? सारनाथ अशोक स्तंभ। ये हमारा क्या होगा? यही तो है, ये हमारा क्या है भैया जी? राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा सर जी, ये हमारा बन जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को अपना लिया। ये भी पॉइंट आप सभी को बता देना है कि महाराज जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? सारनाथ स्थित जो सिंह स्तंभ है। और साथ ही इसी को 26 जनवरी 1950 को, और इस स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? एकदम शालीनता के साथ इनमें ऐसा एक भी शब्द ना लिखा हुआ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट ना हो। और ये जितने बार भी क्वेश्चन है ना भाई, सत्यमेव जयते कहां से? मुंडकोपनिषद से लिख देना आप नीचे को। और कितनी बार आया? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में, ऐसी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है? 4 है, देख सकते हैं कितने? 4 पशु होंगे। सती सारनाथ वाराणसी में कराऊंगा भी इन क्वेश्चनों को, आप धैर्य पकड़ेंगे बढ़िया तरीके से। चलो जी ठीक है, आगे चलो। इसी के साथ आगे चलो भैया जी। एक और होगा धम्मेक स्तूप, एक और स्तूप होगा भैया धम्मेक स्तूप। ये मौर्य कालीन ही तो है, अशोक मौर्य राजा ही तो था, उसी ने इन स्तूपों का कंस्ट्रक्शन करवाया। अब धम्मेक स्तूप की अवस्थिति पूछी गई तो सर ये भी सारनाथ वाराणसी में स्थित है। इसकी अवस्थिति मतलब ये लोकेटेड कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में। और सर इसका भी कंस्ट्रक्शन, धम्मेक स्तूप के कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है तो आप एकदम राइट तरीके से करेंगे सर। सम्राट अशोक ने तो करवाया था। किसने? तो भैया जी सम्राट अशोक। निर्माण की बात तो यहां पर राइट कर देना, सम्राट अशोक लिखो एकदम बेहतरीन तरीके से, ऐसे छाप दो मेरे साथी कि कभी भी दिमाग से हटे ना। धम्मेक स्तूप सारनाथ वाराणसी, जिसका निर्माण और साथ ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को ज्ञान दिया था इसी धम्मेक स्तूप में, ठीक है ना। अब वह जो ये जो जगह थी, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन का स्मारक बना दिया। और साथ ही ये जो धम्मेक स्तूप का जो निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया, जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो 5 ब्राह्मण जो थे, जो सन्यासी ब्राह्मण थे, जो शिष्य भी बने हैं, गौतम बुद्ध जी के मित्र भी थे वो, ठीक है, उन्हीं को भैया जी मतलब कि ज्ञान जो दिया वो ही जगह ऋषिपत्तनम सारनाथ, जहां पर धम्मेक स्तूप आज निर्मित है। आगे बात समझ में। एक और होगा साथी धर्मराजी का स्तूप। आज तीसरे स्तूप की बात भी हम करेंगे। एक और स्तूप मेरे साथी धर्मराजी का स्तूप राइट क्वेश्चन होगा। और ये धर्मराजी का स्तूप आप देखो सर, ये भी सारनाथ वाराणसी में ही है। धर्मराजी का स्तूप मेरे साथी ये सारनाथ और सारनाथ वाराणसी, और इसका निर्माण भी भैया जी, निर्माण आप समझ जाना, कंस्ट्रक्शन अशोक ने ही करवाया था। धर्मराजी का स्तूप, चलो बहुत बढ़िया। एक स्तूप और पूछा गया साथी, चौखंडी स्तूप।
चौथा आप करेंगे कौन सा? चौखंडी स्तूप। बहुत बढ़िया। अब ये तो कई बार पूछा गया कि चौखंडी स्तूप भी, ये भी कहां पर होगा? सारनाथ वाराणसी में है सर। ये भी कहां पर है? तो भैया जी आप राइट कर देना, सारनाथ वाराणसी। लिखो एकदम शालीनता के साथ, सारनाथ वाराणसी। हाँ सर जी। चलो, अब चौखंडी स्तूप जो कि गुप्त काल में 7वीं 4वीं और 6वीं शताब्दी में इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कौन सी काल में हुआ? गुप्त काल में। आप समझ जाना, 4वीं और 6वीं शताब्दी उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया जहां पर, मतलब कि 4वीं और 6वीं, इसका जो है समय तो नहीं पता, लेकिन पौराणिक मान्यता स्रोतों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार पता चलता है कि गुप्त काल में 4वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में इस चौखंडी स्तूप का कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ था, जहां पर जब गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति के बाद आगे आगे उनके शिष्य थे वो तो पहले निकल आए थे, ठीक है ना, 7 आए थे, जब डटे वगैरह थी तो वहां पर ये चौखंडी स्तूप है। 5वें स्तूप की बात आती है सर जी, एक पिपर हवा। कौन सा होगा? तो भैया जी पीपर हवा। ये भी आप राइट करेंगे, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। पीपर हवा स्तूप। चलो, और पीपर हवा कपिल वस्तु, मेरे साथी कौन सा? कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु आपका पड़ेगा भैया जी सिद्धार्थ नगर में। ये आप एकदम करेक्ट करेंगे, पिपर हवा सिद्धार्थ नगर। और 6वां एक और आप कर देना, रामा भर स्तूप। भैया जी कहीं कहीं रामा भार है, कहीं कहीं रामा भर है। रामा भार स्तूप आप कुशीनगर कर देना सर जी। और ये वो ही स्तूप होगा जहां पर गौतम बुद्ध जी जब 483 बीसी में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो मल्लों ने अत्यंत या अति अंत्योष्टि के साथ इनका अंतिम संस्कार किया। और वो अंतिम संस्कार की जो जगह, जो भूमि थी, वहीं पर एक रामाभर स्तूप का कंस्ट्रक्शन हुआ। और वो रामाभर स्तूप आज देखा जाए तो सर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में है। आगे बात समझ में? चलो, हाँ सर जी सुजाता वाली कहानी सुना दो। अब सुजाता वाली कहानी सुनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, तो आप इन्हें करना बढ़िया तरीके से। और जहां तक है पॉइंट आप सभी के समझ में भी आए होंगे और आगे मैं बढ़ूंगा, ठीक है। बुद्ध ने यहां पर ज्ञान दिया, लेकिन अशोक तो बुद्ध के बाद में इसको बनाए थे। हाँ भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब सपोज करो कि आपकी जो है भूमि है कहीं भी। अब जैसे हम देखें, कोई भी गांधी जी ने पहला भाषण कहां दिया? वाराणसी में। वहीं तो जहां पर जो है आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वही तो होगा। अब वो तो दे गए, लेकिन अब वहीं पर यदि कोई चीज आगे चल के 10-5 साल अब इतिहास में वर्णित ना है वो जगह, भाई साहब तुम जीते मैं हारा, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए होंगे और चलते हैं आगे। एक और होगा गुप्त काल। प्राचीन काल में ही मेरे साथी कौन सा काल होगा? तो राइट कर देना, गुप्त काल। आगे बात समझ में? कौन सा काल है सर? गुप्त काल। अब आप गुप्त काल एक हेडिंग डालेंगे। श्रीगुप्त इस वंश के फाउंडर हुए। घटोत्कच आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कवि कुमार गुप्त भी आएगा। कुमार गुप्त के बाद भानुगुप्त, स्कंद गुप्त, इस तरीके से विष्णुगुप्त, बहुत सारे राजा आएंगे। और यहां पर देखा जाए तो सर जी एक पहली बात, मैं ना तो राजा पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर की बात। आज भारत में जितने भर भी मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका विकास, उनका जन्म सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में मंदिर निर्माण, जो मंदिरों का जो कंस्ट्रक्शन है,
वो सबसे पहले कौन सी काल में? तो मंदिर निर्माण प्रक्रिया का आरंभ इसी काल में हुआ था। मंदिर निर्माण इस तरीके से आप सभी को कर देना है। मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, हाँ सर, प्रक्रिया का आरंभ क्या होगा भैया जी? प्रक्रिया का आरंभ। तो मंदिर निर्माण प्रक्रिया का आरंभ सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। सर्वप्रथम कौन सी काल में? तो भैया जी गुप्त काल में हुआ। इससे पहले कोई मंदिर ना था ना सर। बताया जाता है कि भारत में या उत्तर भारत में मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है वो किस में होती है? तो आप बताएंगे भैया जी वो होगी गुप्त काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करूंगा तो मात्र अपने उत्तर प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कई मंदिर हैं, राजस्थान में भी इक्का दुक्का, मतलब गुप्त काल के। इसकी बात होगी सर जी गुप्त काल के। आगे बात समझ में? तो हम देखेंगे एक मंदिर, और ये मंदिर आपके सामने होगा। इस तरीके से देखो और बढ़िया तरीके से यहां आ जाओ। ये गुप्त काल का सबसे पहला मंदिर है। आज भी देख लो कब से। अब गुप्त काल 319 से ही मोस्टली स्टार्ट माना जाता है, 500 ईस्वी तक वो चला था। अब ये होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस मंदिर का नाम होगा सर, इस मंदिर का नाम है देवगढ़ का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार टेम्पल। ये कहां के टेम्पल की बात की जा रही है? ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात है सर जी। अच्छा जी, और क्या? तो सर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये जो मंदिर है आज आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि सर ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहां लोकेटेड है? लोकेटेड मतलब ये कहां अवस्थित है? तो आप कर देना, एक उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है ललितपुर। ये सर जी ललितपुर में स्थित है, ललितपुर। और मैं एक और बात बताऊं, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। कई जगह आपको झांसी भी दिखाई पड़ेगा। और ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एक अभी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। मेरे घर के पास ये सर, ये बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन पूछा गया कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कौन सी रिवर? तो सर जी आप कर देना वेतवा नदी। महारा तो आप सर कौन सी नदी करेंगे? ये वेतवा नदी के किनारे अवस्थित होगा जी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर समर्पित देवता किस देवता को समर्पित होगा? कोई बताएगा मुझे? आज आप लिख देंगे विष्णु भगवान, भगवान विष्णु, या आप एकदम करेक्ट कर देना सर जी ये तो विष्णु जी को। अब क्वेश्चन आएगा गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु जी को है। साथ ही एक और बात, इस मंदिर की जब हम दीवारों को देखेंगे तो मंदिर की दीवारों पर फूल पत्तियां ये बनती दिखाई दे रही हैं, और अंदर भी प्रकृति को चित्रित कर दिया। और सर इसकी शैली देखो, शैली की बात तो होती है ना, शैली एक द्रविड़ शैली होती है, नागर शैली होती है, तो ये होगा आपका पंचायतन शैली। पंचायतन मतलब कि उत्तर भारत में नागर शैली को पंचायतन शैली भी बोल देते हैं। कनिष्ठ सहायक मेरे साथी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया था कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो आप बताएंगे पंचायतन। अब कुछ मेरे साथी कह रहे होंगे कि पंचायतन शैली क्या होती है? एक तो मुख्य देवता हो गए, ये मंदिर गोल है या जैसे भी है, अंदर
एक तो मुख्य देवता हो गए विष्णु जी, और इनके चारों ओर इस तरीके से इनके 10 अवतारों को बैठा दिया। ठीक है, इनके क्या 10 अवतारों को बैठा दिया, वही होती है पंचायतन शैली। आप मंदिर में भी जाते होंगे, साथ ही अधिकांशतः जैसे भगवान शिव का मंदिर है, बीच में शिवलिंग होगा और चारों तरफ मंदिर के अंदर ही, मंदिर के चारों तरफ कहीं गणेश जी हैं, कहीं गौ माता होंगी, भगवान श्री कृष्ण जी भी होंगे, और राम सीता जी की, तो इस तरीके से चारों तरफ मेरे साथी अन्य देवता। तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतार, 10 के 10 अवतारों को इनके साइड में बैठाया गया, वही होती है पंचायतन शैली। जब हम मंदिर के दरवाजे में बढ़ेंगे, हाँ सर, ये तो इस तरीके से होगा। एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, जिसके चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां वगैरह हुआ करती थी। और सर जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की दीवार जो है, मतलब कि बाहर दरवाजे पर ये वाला, इस पर गंगा एवं यमुना, हाँ सर जी, मतलब कि मंदिर के दरवाजे पर गंगा और यमुना की नक्काशी है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, किन नदियों की, तो कभी वहां बेतवार केन वगैरह ही कर दो। तो मंदिर की मतलब कि मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर, दरवाजे पर, दरवाजे पर गंगा व यमुना नदी की, यमुना नदी की नक्काशी है। कौन सी मेरे साथी? यमुना नदी की नक्काशी है। तो मंदिर का जो दरवाजा होगा ना, उसके मतलब कि गंगा और यमुना नदी की नक्काशी की गई है। और साथ ही भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला, ये शिखर हो गया ना, देख लो शिखर ये बन रहा ना, शिखर इस तरीके से ऊपर तक, तो शिखर का पहला मंदिर होगा ये, शिखर का पहला मंदिर। ये भी आप यहीं पर लिख दो, पहला टेम्पल। मेरे साथी पहला क्या होगा? टेम्पल। तो भारत में शिखर युक्त, मतलब कि भारत में मंदिर निर्माण की बात है तो पहला शिखर युक्त, ठीक है। नक्काशी का मतलब चीजों को, पत्थर को काट कर तराशना, और पत्थर की आपने देखा होगा नक्काशी कर दी जाती पत्थर पर ही। आज तो मूर्ति पत्थरों की बनाई जा रही है, पत्थर पर ही जो है प्रकृति को दर्शा देना, ठीक है ना, काटना, वही हो गया, नक्काशी वगैरह की जाती है। चलो बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से आप इन्हें करेंगे। तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कंप्लीट, हाँ सर जी। आगे चलेंगे, आगे चलो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये हो गया, ये भी ना बनेगी बात, और कौन से की बनाएंगे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला मंदिर हो जाएगा। ये चलो ठीक है, ये मंदिर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, ये वाला मंदिर। चलो बहुत बढ़िया, ये होगा भीतरगाम मंदिर। कौन सा? ये भी गुप्त काल का मंदिर है, और आप कर देना भीतरगाम का, या भीतरगाम मंदिर। कौन सा? भीतरगाम टेम्पल। अब ये टेम्पल भी गुप्त काल का ही होगा, और इसकी अवस्थिति आप बताएंगे ये कहां लोकेटेड है? आज पूछा गया लोकेटेड, इस तरीके से देखो तो सर जी कानपुर, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, गुप्त काल का मंदिर होगा जिसका नाम होगा भीतरगाम टेम्पल, ठीक है। ये भी आप यहां पर लिख देना, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, कुछ चीज नहीं दिखाई दे रही है इसमें, अरे भैया ये बता दो कि कुछ चीज नहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। सर जी ईंट से निर्मित भारत का पहला मंदिर है, ईंट से बना हुआ है, ठीक है, ईंट से ये बना हुआ है, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, भीतरगाम मंदिर ईंट से निर्मित, किससे? तो भैया जी ईंट से निर्मित पहला मंदिर, देख लो भैया जी,
नाम क्या होगा? नाम होगा मेरे साथी भीतरगाम मंदिर। और इसके शिखर में भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया है। साथी मंदिर के शिखर में, मंदिर के शिखर में, मंदिर के शिखर में भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया है। सर ये बात समझ में ना आई, मेहराबों का प्रयोग ठीक है किया गया है। अभी जस्ट एक सेकंड। सबसे पहले मेहराब, मेहराब ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से रोशनदान से, ये दरवाजे से, ये ठीक है, ये दिखाई पड़ रहे हैं ये, ठीक है ना, ये इन्हें मेहराब बोलते हैं, कटिंग कर देना। तो मंदिर के शिखर में भारत में सबसे पहले मेहराबों का प्रयोग किया गया है, जो कि मेरे साथी ये मंदिर होगा आपका कहां पर? तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, मंदिर बन जाएगा भीतरगाम मंदिर कानपुर में। मुझे तो ना लगता किसी मेरे साथी को कोई डाउट हो। सर मैं कंपनी में जॉब करता हूं और क्लासेस भी करता हूं, मेरा एग्जाम निकल जाएगा, प्लीज मोटिवेटेड। ये तो आपको ही देखना चाहिए भैया जी, ठीक है ना, मन अपने आप गवाही देगा। एक बात, एक और मैं बात बताऊं, मैं मात्र 1 मिनट लूंगा, बाकी तो समय ना लूंगा ज्यादा। मोटिवेट क्या है? अब यहां पर देखो बहुत सारे बच्चे हैं कि मोटिवेट, मोटिवेट है क्या? मोटिवेट मैंने अभी कही कि भैया जी अपने माता पिता ऐसे करो, अपने समय को देखो, ये करो, आने वाले टाइम में क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे। ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट तक तो आपको लगेगा और हाँ सर कह रहे हैं, फिर उसके बाद उस चीज भूल जाओगे। दोस्त आएगा रे चलना रहा घूमने, भाई मुझे पढ़ना है रे, आप पढ़ लिए कैसे करेगा, ऐसी तो करेंगे ना, फिर चल दिए। सर ने क्या बात की क्या ना की। अपनी स्थिति को आप ना देखकर मोटिवेट हुए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको मोटिवेट कर दे। खूब मोटिवेशनल वीडियो देख लो, मैं भी यहां पर मोटिवेट करूं तो इसका ये व्यर्थ ही है। खुद अपने आप मोटिवेट होने की जरूरत है, ना कि किसी के कहे हुए शब्दों से। मैं भी आपसे कहूंगा कि ऐसे करो, और भी कहेंगे। व्यक्ति खुद ही मोटिवेट ना है, दूसरे क्या मोटिवेट करेगा? तो वो खुद आपको देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। चलो आगे बात समझ में ना, तो अपने स्थिति को स्वयं देखकर मोटिवेट होगे, और कुछ नहीं है। और ना भैया जी मैं 1 घंटा आपकी कक्षा लूंगा, मुझे भी लगना चाहिए कि 1 घंटा के बाद जब मेरी कक्षा समाप्त हो कि मुझे एकदम ये खुशी जाहिर हो कि हाँ मैंने 1 घंटा में कुछ ना कुछ अपने बच्चों को सिखाया है। और जैसे ही कक्षा समाप्त हो तो आपको भी एक प्रसन्नता और कुछ ऐसा लगना चाहिए कि कुछ मैंने नया सीखा है, और सीखने की लालसा ही तो मोटिवेट करती जाएगी, चीजों से चीजें जुड़ती चली जाएंगी, बस वही मोटिवेट है। ठीक है, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखना, और बस ठीक है, ज्यादा मैं कहूंगा ना, आगे चलेंगे भैया जी, आगे बढ़ेंगे। ये आपने कर दिया, ये होंगे आपके गुप्त काल के भी मंदिर। ठीक है, एक कहोम का मंदिर भी है जो देवरिया में है, उसे भी आप लिखना चाहो तो लिख दो। आप लिख देना कहोम मंदिर। कौन सा मेरे साथी? कहोम मंदिर। और ये कहा होगा आपका सरजी देवरिया में, ये भी गुप्त काल का ही मंदिर है। ठीक है, अब एक हेडिंग डाल दो यहीं पर, आपका अलग से टॉपिक भी बना हुआ है, मेले व मंदिर, और वो संस्कृति में ही आएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? संस्कृति में। तो हम इसी में कंप्लीट कर देंगे इन टॉपिकों को, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। अब ये गुप्त काल की ना है, कभी आप समझो उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश की क्या मेरे साथी प्रमुख मंदिर? अब आप सभी को एकदम राइट तरीके से कर देना है प्रमुख, ठीक है ना, टेम्पल उत्तर प्रदेश के। और जो मंदिर मैं कराऊंगा इम्प्रूडेंट ही कराऊंगा, ठीक है। अब दूसरी बात एक ये होगी, पहले आप लिख देना, ये तो हो गए। पहली बात आप करना वाराणसी वाले मंदिर, मतलब या तो वाराणसी के, मथुरा के, अयोध्या की, ये ज्यादा मंदिर पूछे जाते हैं। और मैं वाराणसी, मथुरा, अयोध्या वगैरह जो भी मंदिर है आप सभी को ऐसे करवाऊंगा कि आपने सोचा भी ना होगा कभी, ठीक है। और जो मेरे साथी मुझसे पहले पढ़े हुए हैं बैच में, वो भी देखेंगे कि हाँ सर जी आपने रियली में। अब ये वाराणसी की मैं बता रहा हूं, एक मंदिर का नाम होगा काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर। ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, काशी विश्वनाथ मंदिर। अब ये जो है ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तो सभी को पता है भैया जी, वाराणसी में। मैं वाराणसी की तो करा रहा हूं। अब ये जो मंदिर होगा वाराणसी में होगा, और विश्वनाथ, नाथों के नाथ, ये भगवान शिव को समर्पित है। समर्पित मैं यहां लिखूंगा क्या भैया जी? समर्पित। समर्पित आप लिख देना भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव को समर्पित होगा ये भी। अब देखो नाथ, नाथ किसे बोला गया है? भगवान शिव जी को ही तो बोला गया है नाथ, समर्पित भगवान शिव को। और ये मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बारीकाई से पूछे जाते हैं। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर। अब मैं एक सेकंड यार, एक गलती हो गई, मंदिर ही लेके चलते, ये रहा ना मंदिर ठीक है रहा ये रे, ये रहा मंदिर। चलो मैं यहां दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये हो गया, गलती से मेरे दिमाग से निकल गया। काशी विश्वनाथ का मंदिर ये रहा, देख लो आप, यही है, ठीक है। चलो अब पहली बात, गंगा नदी के गंगा नदी के पश्चिमी तट पर। हाँ सर, कौन से तट पर? ये गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब क्वेश्चन आए कि काशीनाथ या काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के, मतलब गंगा नदी की कौन से पश्चिमी तट कर देना सर जी, कौन से मतलब कि पश्चिमी तट पर कर देना। मंदिर को कई बार तोड़ा गया, कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। आज जो इसका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान मंदिर की जो वर्तमान मंदिर की संरचना का निर्माण, ये जो वर्तमान अब है इसकी बात है, ना कि पहले की बात करूं मैं, तो आप लिख देना वर्तमान मंदिर की संरचना का निर्माण, ऐसे कर देना सर। वर्तमान टेम्पल प्रेजेंट में जो है, वर्तमान मंदिर की जो स्ट्रक्चर जो अब जो दी है, संरचना का निर्माण मतलब निर्माण आप समझ के होंगे। कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? एक इंदौर की रानी थी देवी अहिल्याबाई होलकर ने, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है। अहिल्याबाई ऐसे आप लिख पा रहे होंगे, होलकर, होलकर। आगे बात समझ में, रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में, ये क्वेश्चन क्योंकि औरंगजेब ने तोड़ दिया था। यहीं पर ज्ञान व्यापी मस्जिद भी बनी हुई है एक साइड को, तो भैया जी आप करेंगे वर्तमान मंदिर की संरचना का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने। ये जो अहिल्याबाई होलकर जो थी ना, ये इंदौर की महारानी थी या इंदौर की रानी थी, ऐसे कर देना। चलो जी, ये तो निर्माण हो गया, बहुत बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक चीज और हमें दिखाई पड़ रहा है, मंदिर का ये ध्वज सा सोने का सा दिख रहा है सर। भाई सोना ही तो है। हाँ सर, एक लाहौर की राजा थे, मतलब पंजाब,
शासन था महाराजा रणजीत सिंह ने। सर जी 1835 में 1 टन सोना दान दिया था, 76 चढ़ा दिया था सोने का ये। ठीक है, तो आप यहां भी इस पॉइंट को ऐड कर देंगे। चलो मैं यही लिख दूं 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने, किसने भैया जी, महाराजा रणजीत सिंह ने 1 टन सोना दान दिया था। ये लो जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और निर्माण की शैली भी तो होती है, तो ये पॉइंट आप सभी को करना होगा किसमें, सती काशी विश्वनाथ मंदिर में। और ये कहाँ, ये वाराणसी का मंदिर है। ठीक है, तो इन्हें आप करेंगे। अब इसे गुप्त काल पाल मत कर देना कि गुप्त काल का मंदिर, वहां तो 3 ही मंदिर थे। चंदन सैनी जी, सर आपसे अनुरोध है 7 दिन में क्लास बस 4 दिन कराइए भैया। अब 5 दिन तो होगी, ठीक है ना, आपके कहने की। और आपने पूरी की पूरी कक्षा यूं ही निकाल दी। इसे कॉपी पेस्ट करते करते मुझे पता है कि आपने एक शब्द ना उतारा होगा, ना आपने एक शब्द भी याद किया होगा। ठीक है, तो आपने जो है एक भी शब्द मतलब ना तो उतारा, बस वही मैं फिर कह रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे चलेगी। तो भैया आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, आपने कल भी पूरी क्लास में और आज भी, ठीक है, 4 दिन ना होगी, ना होगी 5 दिन होगी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मेरे साथी एक बार कमेंट्स करके बता देना कि कक्षा कैसी रही। मुलाकात करेंगे एक बार और बेहतरीन से सेशन के साथ आप सभी से। इसके क्वेश्चन कल लाऊंगा, ओ मतलब कि मंडे को ही। ये तो कर लिए ना आपने, तो 2 ही क्वेश्चन बन रहे थे, तो और मंदिर वगैरह इकट्ठे से हो जाएंगे तो मैं करा दूंगा, और क्विज में तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।